अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां आज मौजूद है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। मोटरवेज़ बन रही हैं नई या हाईवेज़ जो मोटरवे पुलिस ने टेक ओवर करने हैं फ्यूचर में, तो उस हिसाब से रिक्रूटमेंट होती है। बड़े डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं और इनकी तरबियत का हिस्सा है। यहाँ पे सब लोग फारिग हो चुके हैं, नाश्ता हम लोग लेट हो गए हैं। इसका नंबर है और ये इस वक्त ब्रेक डाउन है और इसको हेल्प की ज़रूरत है। बचपन से एक शौक़ था कि मैं यूनिफॉर्म जॉब को मैं हंट कर लूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कमांडेंट ऑफ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के जनाब महबूब असलम साहब के साथ। हम इनसे बात करते हैं कि इस कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी और मज़ीद इस हवाले से हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग अस। जी सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस कॉलेज की बुनियाद कब और कैसे पड़ी और कितनी एडवांसमेंट जो है वो तब से लेके आज तक हो चुकी है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये कॉलेज बेसिकली डेवो कंपनी जिसने मोटरवे बनाई थी उनका कैंप ऑफिस था। तो 97 में जब वो यहाँ से जाने लगे तो हमारे जो पहले आईजी साहब थे उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो वो जाते भी ये जगह हमें हैंड ओवर करके, इधर 2-3 कमरों के अलावा कुछ भी नहीं था। आज ये जो आप माशाल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज देख रही हैं, ये डिफरेंट कमांडेंट्स जो यहाँ पे आते रहे, एवरीबडी प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल। किसी ने कुछ बनवाया, किसी ने कुछ बनवाया। अभी पिछले 1 साल के अरसे में हमने यहाँ पे 5 नई स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स हमने ऐड की हैं और माशाल्लाह अभी इस वक्त जो मौजूदा हालत है कॉलेज की, वी हैव, आपने देखा होगा, वी हैव अ फायरिंग सिमुलेटर, वी हैव अ ड्राइविंग सिमुलेटर, वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ऐसा माशाल्लाह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे हैं। तो ये सेल्फ़ हेल्प की बेसिस पे ये ट्रेनिंग कॉलेज डेवलप हुआ और आज माशाल्लाह ये ऐसे मुकाम पे है कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं जैसे टोटल है, शेल है, वो अपने ड्राइवर्स को उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है कि वो यहाँ से जब तक सर्टिफिकेट नहीं ले लेंगे वो वहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। जी सर, अब आप हमें ये बताइए कि ये जो एम टैग का सिलसिला आपने शुरू किया 7 दिसंबर से, तो इसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और अभी तक इसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं? एम टैग के हवाले से एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई कि 7 दिसंबर से मोटरवे पे जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उनको एम टैग लगा होएगा। हमने एफडब्ल्यूओ के साथ मिल के मोटरवे पुलिस ने पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करके हमने मोस्ट ऑफ़ द गाड़ियों पे एम टैग लगा दिए हैं। उसका जो इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट आया है वो ये है कि जी आपकी जो टूल प्लाजास हैं वहाँ पे रश बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज अब आप जब रावी टूल प्लाजा से आए होंगे तो आपको बिल्कुल रश नहीं मिला होएगा। उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट तो ये हुआ कि जो लोग घंटा घंटा लाइन में खड़े रहते थे वो ख़त्म हो गया। और दूसरा उसका जो मेजर इम्पैक्ट बाद में आएगा कि हमारे पास डाटा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। हमें पता होगा कि ये गाड़ी नंबर फ़लान नंबर गाड़ी इतने बजे एंटर हुई, इतने बजे एग्ज़िट हुई, तो वी विल हैव डाटा। और अल्टीमेटली हमने जिस तरफ जाना है, जो सारी दुनिया में है कि जी आपके पॉइंट्स कटते हैं जब आपका चालान होता है, तो हमारे पास वो डाटा भी आना शुरू हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह ताला उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ सारा मॉडर्न वर्ल्ड है कि जी आपके पॉइंट्स कटते हैं और फिर अल्टीमेटली आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है। तो उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। तो एम टैग का जो डिसीजन है और इसमें जो मोटरवे पुलिस ने एफर्ट्स किए हैं वो बिल्कुल बहुत काबिल फ़ख्र हैं। और हमने पिछले 4-5 दिनों में पूरे टोल प्लाजाज पे आप कहीं भी अब ट्रैवल करें तो आपको कहीं भी रश नज़र नहीं आएगा। प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल सा है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि मोटरवे पुलिस ने एफडब्ल्यू की मदद से मिलके जहाँ जहाँ पे टोल प्लाजाज थे वहाँ पे उनके बूथ बनवाए हुए हैं। वहाँ पे आप जाके बड़ी आसानी से सिर्फ आपने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक देनी है, अपना आईडी कार्ड देना है और उसी वक्त वो आपको फौरी तौर पे विद इन मिनट्स वो आपको एम टैग लगा के दे रहे हैं। और लोगों को ये गलत फहमी है कि शायद वो पैसे उनके ज़ाया हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। लेट्स से अगर आपने 5,000 रुपये का एक लिया है तो वो जब तक आप उसको यूज़ नहीं कर लेंगे डिफरेंट रोड के ट्रैवल के दौरान, तो वो आपके पैसे पड़े रहेंगे। उसकी टाइम लिमिट नहीं है कि वो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा या साल में ख़त्म हो जाएगा। वो जब तक आप ट्रैवल नहीं कर लेंगे उतना जितने के आपने चार्ज किया है तो वो आपके पैसे रहेंगे। तो हर टूल प्लाज़ा के साथ जो इनके कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पे आप बड़ी आसानी से
کوئی وداؤٹ اینی کوئی لمبی لائنیں نہیں لگی ہوئی. اب تو بالکل تقریباً سب لوگوں نے ماشاءاللہ کے قریب کروا لی ہیں. تو وہاں پہ آپ بڑی آسانی سے صرف گاڑی کی رجسٹریشن بک دینی ہے آپ نے اور اپنا آئی ڈی کارڈ دینا ہے, تو آپ کو اسی وقت ایم ٹیگ لگا کے دے رہے ہیں. جی سر, ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈرون آپ نے پچھلے سال لانچ کیا موٹر وے اور نیشنل ہائی ویز پر, اس سے کیا امپیکٹ رہا ہے اور اس کے آپ کو مزید جو ہیں وہ کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں, اور کہاں کہاں پر آپ اس کو لانچ کرنے کی مطلب خواہش رکھتے ہیں کہ اس کے اتنے بینیفٹس ملے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم آل اوور پاکستان کس کس شہرہ پہ لانچ کر سکتے ہیں؟ موٹر وے پولیس ڈرون یوز کر رہی ہے اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. مثلاً ہم اس کو ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. مثلاً اگر لیٹس سے ایک خدا نخواستہ کو بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہمارے آفیسر آگے جا کے نہیں دیکھ پا رہے کہ ہوا کیا ہے, تو ہم ڈرون کے ذریعے سے آگے سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی واٹ ہیز ایکچولی ہیپنڈ اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ, کیا پالیسی آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے اور کیسے ریسکیو کرنا ہے. اس کے علاوہ لین وائلیشن کے لیے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں کہ لیٹس سے کہ جی ہماری گاڑی آگے کھڑی ہوتی ہے, پیچھے سے یہ ڈرون سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی گاڑی نے لین وائلیشن کی ہے, تو وہ گاڑی آگے اسے روک لیتی ہے اور اسے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں جگہ پہ لین وائلیشن کی, اور پھر اس کو وہ چلان کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹول پلازاز پہ کنجیشن ہوتی ہے اس کو بھی ہم ڈرونز کے ذریعے مانیٹر کرتے ہیں کہ جی کتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, آپ نے پھر ڈائیورژن کہاں سے دینی ہے, کون سا بوتھ کھولنا ہے, کون سا بند کرنا ہے, تو ڈرون کو ہم اس کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہمارے بلیک سپاٹس ہیں جہاں پہ انفارچونیٹلی کبھی کوئی چھوٹی موٹی واردات ہو جاتی ہے, تو ہم ڈرونز کو اس کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کلر کھار کے نزدیک جہاں پہ بہت زیادہ سٹیپ چڑھائی ہے وہاں پہ کھائیاں بھی ہیں, اور خدا نخواستہ سم ٹائمز ہوتا ہے کوئی گاڑی گر جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہ گئی, تو ہم ڈرون کو اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ جی وہ لوکیٹ کر لے کہ جی گاڑی کدھر ہے کدھر. تو اس لیے ڈرون کو ہم ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کر رہے ہیں, اور اس کا سائیکلوجیکل امپیکٹ بھی بہت زیادہ آیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جی بے شک یہ کھڑے ہیں بٹ دے آر یوزنگ ڈرونس ٹو امپلیمنٹ لاز. تو اس سے ہماری جو وائلیشن ہے اس میں بڑی کمی آئی ہے کہ لوگوں کو اب احتیاط کرتے ہیں, لین وائلیشن نہیں کرتے. اسپیشلی جو ٹرک والے لین وائلیشن کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, یا جو بڑی بس والے لین وائلیشن کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے. تو بٹ وین دے نو کہ جی وی آر بینگ واچڈ اینڈ مانیٹرڈ بائی ڈرونس, تو وہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ پازیٹیو ہے. ناظرین, شہادت ایک ایسا رینک ہے کہ جو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ اس رینک کے اوپر جو ہے وہ فائز ہو, اور یہ چونکہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں, اور یہاں پر بھی بہت سے شہداء ہیں جن کی یادگار تعمیر کی گئی ہے. محبوب اسلم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایسے کون سے حالات و واقعات تھے جن کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. تو آپ کو لیے چلتے ہیں یادگار شہداء پر, اور ساتھ میں بات بھی کرتے ہیں. جی سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو یادگار ہے یہ کب تعمیر کی گئی تھی؟ میڈم یہ کوئی تقریباً 2 سال پہلے ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ شہداء جو ہیں ہمارے موٹر وے پولیس کی آج تک کی ڈیٹ میں 43 شہداء ہیں. یہ ڈفرینٹ لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئے, کچھ پولیس انکاؤنٹرز میں بھی شہید ہوئے, کچھ گاڑی کو روکتے ہوئے گاڑی کے نیچے آ کے بھی شہادت پائی. تو 43 آفیسرز ہیں. ان سب کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کے ہم نے نام بھی لکھے ہیں اور سامنے ان کی تصاویر بھی لکھی ہوئی. تو ہمارے پاس جو بھی گیسٹ آف آنر آتا ہے سب سے پہلے ہم اسے ادھر جنرل سلامی دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شہداء کو آ کے سلامی دیں. تو یہ ہمارے کالج کا بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے تاکہ ہمارے جو ٹرینیز ہیں ان کو پتہ ہو کہ جو ہمارے شہداء تھے وہ کون لوگ تھے اور ان کی امپورٹنس کیا ہے. اور ہم ہر سال ان شہداء کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کے بچوں کو ملتے ہیں, ان کے کوئی ایشوز ہوں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شہداء جو ہیں انہی
को देख के इंस्पिरेशन मिलती है, आपके अंदर एक और वल्वला और जोश जो है वो डेफिनेटली पैदा होता है, और इनको देख के आपके अंदर एक वो एहसास उभरता है कि हमें अपनी नेशन के लिए और अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करना है। और इसी जज्बे के तहत मेरा ख्याल है कि ये इंस्टीट्यूशन चल भी रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा शायद ऐसा नहीं है जो इस तरह से करप्शन फ्री हो, जिस तरह से कि ये इदारा करप्शन फ्री हो के वाकई में मुल्क कौम की खिदमत कर रहा है। तो इसकी क्या रीज़न है कि यहाँ पे करप्शन टाइप कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है? मैडम देखिए, हमारे पुलिस के 14 आउटफिट्स हैं, 14 डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह पंजाब पुलिस, KPK पुलिस, सिंध, बलोचिस्तान, FIA, IB, इसी तरह मोटरवे पुलिस भी एक उन 14 इदारों में से है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये एक ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जब ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि इस यूनिफॉर्म पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। करप्शन ना होने की डिफरेंट वजूहात हैं। एक तो ये कि हमने अपने ऑफिसर्स को माशाल्लाह ट्रेनिंग इस नस्ल की देते हैं कि वो सोचते भी नहीं हैं। दूसरा, यहाँ पे शुरू के दिन से एक ऐसा माहौल माशाल्लाह बन चुका है कि हम इस पे टॉलरेट बिल्कुल नहीं करते हैं। और दूसरा ये कि हमारे फ़िक्स ड्यूटी आवर्स हैं। शुरू में सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था, जो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं अच्छा रहा। हमारा जो रिस्क अलाउंस होता था वो बंद हो गया, जिसकी वजह से फोर्स में थोड़ी बहुत बदली आ गई है, लेकिन काम उसी जोश और जज्बे से कर रहे हैं। और माशाल्लाह मुझे मोटरवे पुलिस में 3.5 साल हो गया, मैंने आज तक एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं सुनी कि किसी ने कोई करप्शन करने की कोशिश की या कुछ ऐसा। तो माशाल्लाह दिस इज़ करप्शन फ्री इंस्टीट्यूशन एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द एंटायर नेशन कि हमारे पास कम से कम एक महकमा ऐसा है जिस पे एज अ इंस्टीट्यूशन कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने जैसे कि सुना कि जो इनका अलाउंस ऑफ रिस्क था वो बकौल इनके ख़त्म कर दिया गया। तो अगर ऐसे ही हम लोग बहुत सी चीज़ें ख़त्म करते चले जाएंगे तो शायद फिर हम पैट्रियटिज़म भी ख़त्म करते चले जाएंगे। तो वो इदारा जो पैट्रियटिज़म के साथ चल रहा है और बगैर करप्शन के आपको लेके चल रहा है, तो डेफिनेटली उसको करप्शन फ्री रहना चाहिए। और बल्कि इसी इदारे को इंस्पिरेशन बनाते हुए पाकिस्तान के तमाम इदारों को इसी नहज पर चलाने की ज़रूरत है। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर ये शोहदा की जो यादगार है, यहाँ पर तमाम नाम जो हैं उनके रैंक। एक लेडी ऑफिसर भी हैं, कौसर परवीन, ये कौसर परवीन ये भी शहीद हुई थी। यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत से शोहदा हैं जिनके नाम तहरीर हैं, और कौसर परवीन जो हैं वो एक फ़ीमेल हैं जिनका रैंक था सीनियर पेट्रोल ऑफिसर थी, जो कि 19 नवंबर 2011 को शहीद हुई। अभी आपको हम आगे लिए चलेंगे और दिखाएंगे उन तमाम शहदा की तस्वीर भी जो यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये शहदा वाकई में सलाम के मुस्तहिक हैं। इन लोगों की शहादत ही हमारी बका है, हमारी हयात है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के उस छोटे से म्यूज़ियम में मौजूद हैं और हमारे साथ महबूब असलम साहब भी मौजूद हैं। हम इन्हीं की सरपरस्ती में इनके साथ साथ चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या है यहाँ पर और कब कब से ये चीज़ें मौजूद हैं। जी मैडम, ये हमें तकरीबन साल पहले एक आइडिया आया कि हम अब एक कॉलेज की या अपने नेशनल हाईवेज़ की एक हिस्ट्री क्रिएट करें कि हाउ वी स्टार्टेड, कैसे ये डिपार्टमेंट इवॉल्व हुआ, 97 में हम कहाँ पे थे और आज हम कहाँ पे हैं। तो हमने ये एक कॉलेज के अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया है और इसमें हमने चीज़ें वही इकट्ठी की हैं जो 97 से लेके अभी तक यूज़। मसलन ये पहला टाइपराइटर है जिस पे नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस का कोई भी ऑफिशियल लेटर निकला होएगा। तो उस ज़माने में कंप्यूटर्स या उस तरह की टाइपराइटर्स होते थे, तो ये वो पहला टाइपराइटर है जो 97 में यूज़ हुआ था नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस में। इसी तरह से ये डिफरेंट जो ऑफिसर्स यहाँ पे आते रहे या डिफरेंट आईजीज़ या डिफरेंट प्रेसिडेंट्स जो आते रहे, उनकी तस्वीर हैं। ये हमारा जो पहला, हमारा हर साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, तो ये 2012 में पहला स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था, ये उसकी ट्रॉफ़ी है। हमारा शुरू में यूनिफॉर्म ब्लू कलर में होता था, ठीक है, 2003-04 तक हमारा यूनिफॉर्म इस कलर में होता था, तो ये पहला यूनिफॉर्म था।
اس طرح سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے وائرلیس کمیونیکیشن کے سیٹس ہیں. کہ مطلب ہمارے پاس 97 سے یہ والے سیٹس ہوتے تھے, پھر میٹرولا پہ آ گئے, پھر اب ہم میٹرولا کا جو لیٹسٹ ماڈل ہے اس پہ ہم آ گئے ہیں, یہ ہم وہ یوز کر رہے ہیں. یہ ہمارے ڈفرینٹ سپیڈ چیکنگ کیمراز ہیں جو ہم ڈفرینٹ ٹائمنگز میں یوز کرتے رہے. شروع میں یہ نائٹ ویژن بھی تھا لیکن بہت پرانے ماڈل کا تھا, آہستہ آہستہ ہم اس پہ نئے آ گئے. یہ وہ تمام سامان ہے جو ہماری ہر گاڑی میں موجود ہوتا ہے. اس میں کونس شامل ہیں, اس میں اسٹاپ کا سائن ہے, لائٹ ہے, یہ جو ہماری فرسٹ ایڈ کٹ ہے یہ ہماری ہر گاڑی میں موجود ہوتا ہے. یہ ہمارے ڈفرینٹ چلان کے طریقے ہیں. شروع میں ہم جو چلان کرتے تھے یہ بھی ہمارے اس کے موبائل سسٹمز کے ہیں, اور اب ہم جو ہے ای ٹکٹنگ پہ آ گئے ہیں 2017 سے. شروع میں ہمارے یہ والے تھے اور اب ہم ای ٹکٹنگ پہ آ گئے 2017 میں. یہ ہمارا جو بعد کا یونیفارم ہے, یہ ہمارے ڈفرینٹ جو رینکس ہیں وہ ہم نے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں کہ جی کن آفیسرس کے رینکس کس طرح سے. یہ ڈفرینٹ قسم کا جو ویپنز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں, یہ ہماری گاڑیوں میں بھی موجود ہوتا ہے اور ہمارے آفس پہ ان پہ ٹریننگ بھی کرتے ہیں ادھر کالج میں. تو یہ سارا وہ ویپن ہے. یہی وہ ہمارے آفیسرس کے رینک ہیں. یہ ہمارے جو جونیئر آفیسرس ہیں ان کے رینکس ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کیے ہوئے. یہ انویسٹیگیشن کٹ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس انویسٹیگیشن کٹ کی مدد سے ایریا کو کارڈن کیسے کرنا ہے, یہ انویسٹیگیشن کٹ ہم نے یہ ناظرین یہاں پر یہ چولہا دیکھ کے مجھے اپنا بچپن یاد آیا کہ یہ چولہا استعمال ہوتا تھا. تو یہاں پہ اس کا کیا کام ہے یہ بتائیں. 97 میں جب موٹر وے پولیس بنی تو ہر جگہ پہ آفیسز نہیں تھے, لوگ ٹینٹوں میں بھی رہتے تھے. تو یہ وہ چولہا ہے جو 97 میں, اور یہ وہ ساتھ وہ جو لیمپ لالٹین ہے یہ وہ ان کے کیمپس میں یہ چیزیں یوز ہوتی تھیں 97 میں. تو یہ جب ٹینٹوں میں رہتے تھے ڈفرینٹ جگہوں پہ تو یہ چولہے اور یہ والا لیمپ یوز کرتے تھے. یہ ہم نے اسی زمانے کا منگا کے رکھا ہے. یہ فائر ایکسٹنگوشر ہے جو ہم گاڑیوں میں رکھتے ہیں اور بڑے کام کی چیز ہے, اس کو یوز کرنا چاہیے. یہ ہم نے ڈسپلے کیا ہے ہماری جو 97 میں ہم صرف لاہور سے اسلام آباد تک تھے, اور کرتے 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 اب ماشاءاللہ ہم کوئی 4100 کلومیٹر ایریا کو لک آفٹر کر رہے ہیں موٹر وے پولیس. یہ ڈفرینٹ ہماری جس طریقے سے ہم بڑھتے گئے. نیچے بھی کچھ ہے, یہ ہائیڈرولک کٹر ہے, اور یہ جو ہماری پہلی لائٹ تھی جو اب ذرا ماڈرن لائٹس ہو گئی ہیں, تو یہ پہلے اس قسم کی لائٹ ہوتی تھی. یہ ہائیڈرولک کٹر کا استعمال یہ ہے کہ وہ گاڑی پھنس جائے تو اس کو کاٹنا کیسے, اور یہ بھی ہماری ڈفرینٹ تصاویر ہیں موٹر وے کے بنتے ہوئے, پھر ڈفرینٹ پرائم منسٹرز جو آئے اور اس طرح سے ڈفرینٹ. تو یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ہسٹری کو پریزرو کریں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہاؤ وی اسٹارٹیڈ, شروع میں ہم کیا تھے اور ابھی ہم کہاں پہ پہنچ چکے ہیں. تو اس میوزیم کو بنانے کا مقصد یہ تھا. تو آئی ایم شیور کہ اس میں چیزیں ایڈ ہوتی رہیں گی اور اس میں مزید بہتری آ جائے گی. جی بالکل, وہ قومیں ہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے ماضی کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہیں, کیونکہ ماضی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا. جیسے کہ ابھی محبوب صاحب نے کہا بھی کہ آپ کو اپنا آغاز ہمیشہ یاد رہنا چاہیے, اور آپ اس کو یاد رکھیں گے تو ترقی کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جائے گی. تو ڈیفینیٹلی اس میوزیم میں آہستہ آہستہ ایکسپینشنز ہوتی رہیں گی, اور آنے والے وقت میں ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ 1997 سے لے کے آج تک یا ان کے آنے تک کتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. جتنی ہو چکی وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ناظرین اس وقت موسم بہت مزیدار سا ہو رہا ہے. صبح تو شدید سردی تھی اور دھند بھی تھی, اور جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا بھی تھا کہ میرے لیے تو یہ ایک آج کا جو ٹور ہے بہت ایڈونچرس سا اور بہت تھرلنگ سا ہونے والا ہے, کیونکہ بچپن سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈسپلنڈ لائف, ایک ڈسپلنڈ ماحول کس طرح سے ہم لوگ مختلف جو ڈراماز دیکھ چکے تو ایک انجوائمنٹ ہمیں فیل ہوا کرتی تھی. لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو وہی چیز مائنڈ میں تھی, لیکن یہاں پہ جس قدر ڈسپلنڈ ماحول ہے اور جیسے ٹف ان کی جابز ہیں, ڈیوٹیز ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے مطلب احساس ہوتا ہے کہ کتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ ہماری خاطر, اور ان کی ڈسپلنڈ لائف دیکھ کے شاید وہ ایک چیز آ رہی ہے اندر کہ
ख्वाब तो पूरा हुआ, एक ख्वाहिश तो पूरी हुई, लेकिन शायद ये करना हर एक के बस की बात भी नहीं है। और फिर ये वो शायद डिपार्टमेंट है, आर्मी का है या कोई अदर डिपार्टमेंट्स जो इस तरह से अपनी जान हथेली पे रख के निभाए जाते हैं, शायद हर एक के नसीब में होता भी नहीं। नसीब की बात है। तो ये सब देखा जाए तो खुश नसीब हैं जो इस इदारे में मौजूद हैं, और उनको एक बहुत बड़ा टास्क दिया अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया। इस वक्त हम आपको लिए जा रहे हैं ड्राइविंग सिमुलेटर की जानिब। तो देखते हैं कि वहाँ पर ड्राइविंग के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको तय किए बगैर आप गाड़ी सड़क पे लेकर नहीं जा सकते। तो आइए हमारे साथ। तो हम ड्राइविंग लैब में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ लैब इंचार्ज हैं सदाकत साहब। हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कुछ पड़ा हुआ है, पुर्जे हैं हर तरफ। जी जी बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक गैस किया है। ये सारे जो हैं बेसिकली ये एक गाड़ी के पार्ट्स को हमने खोल के रखा हुआ है। इसमें गाड़ी के जो पांचों सिस्टम है उनको अलग अलग से जो है वो खोल के रखा गया है, ताकि जो हमारे पास ट्रेनीज आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम ये उनको कॉन्सेप्ट दे सकें कि एक्चुअली ये क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। इसमें इंजन सबसे पहले है, इंजन के पुर्जे पहले हमने रखे हुए हैं, इंजन कैसे काम करता है, उसके अंदर जो पुर्जे हैं उनका रोल क्या है, और अगर खुदा न खास्ता कोई इशू बन जाता है, कोई ट्रबल शूटिंग होती है तो उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है। ये बाकायदा तौर पे एक LTV इंजन है, इसको हमने मैकेनिकली ऑपरेटेड रखा हुआ है। ये बाकायदा तौर पे मैकेनिकली ऑपरेट होता है और इससे किस तरह से एनर्जी जनरेट होती है और वो किस तरह से एक्चुअली उसके इंटरनल जो वर्किंग्स हैं वो हम शो करते हैं। ये बाकायदा तौर पे हमने काट के इसको साइड पे और दिखाया गया है। जब हम इसको मूव करते हैं तो इंजन की सारी की ओवरऑल वर्किंग जो है वो जो है हम देख सकते हैं। इसी तरह हमने ये गाड़ी का जो आप समझते हैं कि बैठने से पहले उसको किस तरह से चेक करना है, उसके लिए हमने ये मॉडल रखा हुआ है गाड़ी का, कि गाड़ी में बैठते ही आपने किस तरह से, हम इसको कहते हैं कॉकपिट ड्रिल। तो गाड़ी में बैठते ही आपने कॉकपिट ड्रिल कैसे करनी है, आपने कैसे फ्यूल चेक करना है। बहुत सारे इंसिडेंट्स रोड्स पे इस तरह हो जाते हैं कि मोटरवेज पे लोग आते हैं तो वो फ्यूल ही नहीं चेक करते, तो मोटरवेज पे जो काफ़ी डिस्टेंस पे उनको कोई फ्यूल दस्तयाब नहीं होता। तो ये ओवरऑल ये चेक करने के लिए है। कभी आप सुबह सुबह लोग गाड़ी चलाते हैं, उनके टायर जो है वो ख़राब हुए होते हैं, उन्हें या हवा कम होती है, उन्हें पता ही नहीं होता। तो ये एक ड्रिल हम बेसिकली करवाते हैं तमाम स्टाफ की भी, और हम जितने भी हमारे पास ट्रेनिज होते हैं उनकी। ये बाकायदा तौर पे HTV इंजन है, जो एक ट्रक का इंजन, किस तरह से एक ट्रक का इंजन काम करता है। ये हीनो ट्रक का इंजन है, इसके अंदर हमने एक एक चीज़ बाकायदा तौर पे रखी हुई है। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। इसके तमाम वर्किंग्स जो हैं हम इस तरह से शो करते हैं कि एक जो हमारा ट्रेनी है वो ये समझ पाए कि एक्चुअली इंजन काम कैसे करता है, ताकि अगर कोई इशू बनता है तो उसको, अगर कोई इशू होता है तो उसको वो रिजॉल्व करने के लिए अपना रोल प्ले कर सके। इसके बाद ये टायर्स रखे हुए हैं, और टायर्स का हम ये बेसिकली टायर की जो लाइफ है उसको हम समझाते हैं कि एक्चुअली हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है कि हम लोग रीफर्बिश टायर और रीयूज टायर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसकी हम ये भी बताते हैं कि इसकी 4 साल इसकी शेल्फ़ लाइफ है, इसकी 40,000 किलोमीटर माइलेज है, और तीसरी सूरत अगर इसकी जो गुड्डी है, इसकी ट्रेड है, वो अगर 1.6 से कम हो जाए तो भी ये एक्सपायर है। तो बेसिकली ये ओवरऑल जो सारा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है, उसका बेसिक पर्पस ये है कि हमारा जो ट्रेनी यहाँ से ट्रेनिंग करके जाए वो वेल वर्स्ड हो मैकेनिकली तमाम चीज़ों के बारे में, जितने भी गाड़ी के अंदर पुर्जाजात लगे हुए हैं। अच्छा, अभी आपने ये टायर्स की बात की, उनकी लाइफ की बात की, तो ये मैं नाजरीन के लिए जानना चाहूँगी कि आप जब हादसात होते हैं, टायर जो है वो प्रॉपर नहीं होते हैं, तो उसके लिए चालान क्या होता है और आप क्या सजेस्ट करते हैं उन लोगों को जो बगैर चेकिंग के मोटरवे पे आ जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी एक वॉन और टायर्स का जो है वो, जो ऐसे टायर जो बिल्कुल मामूली से ख़तरे की सूरत में हम उनको चेक करते हैं तो वो उनका फ़ाइन है 300 रुपीज़, B61 में होता है। और ऐसे टायर जो ज़्यादा ख़राब हैं, जो गाड़ी चलने के काबिल नहीं हैं, वो बिल्कुल आप समझ लें कि वो ख़राब हालत में अगर कोई लेके आता है तो हम उसको गाड़ी सड़क पे ज्वाइन ही नहीं करने देते और उसको मोटर से आउट कर देते हैं, और उसको कहते हैं पहले आप टायर ठीक करवा के हैं फिर आप आएँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक फास्ट है और तेज़ गाड़ी चलेगी तो उसके टायर के फटने और नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, ये अभी आप मोटरवे पे इसको स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है और आप गाड़ियों को स्टार्ट भी रोक देते हैं? जी बिल्कुल, जो जहाँ पे मोटरवेज़ की एंट्री है उनके साथ ही जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उनमें सब गाड़ियों के अंदर उनके चार्ज में शामिल है ट्रेड गेज, हम उसको कहते हैं, या ट्रेड मीटर कह लें। ट्रेड मीटर या ट्रेड गेज जो है वो बेसिकली एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ये चेक कर लेते हैं कि गाड़ी के टायर किस काबिल है। इस वक्त हम लोग क्लास में मौजूद हैं और क्लास का माहौल वही डिसिप्लिन्ड सा, और टीचर भी डांटे हैं? नहीं जी, सिखाने की कोशिश करते हैं।
तो आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी? जी बिल्कुल। अच्छा, अभी ये ड्राइविंग सिमुलेटर पर मौजूद है, क्लास भी चल रही है, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली जी स्किल्स इंस्ट्रक्टर हूँ। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल ड्राइविंग और सबसे पहले हम सिमुलेटर पे लेके आते हैं, जिसमें हम सिमुलेशन सिखाते हैं उनको, ड्राइविंग यहाँ पे सिखाते हैं ताकि कोई इंसिडेंट या कोई हादसा ना हो सके। जो बिगनर्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं नए, उनको हम पहले यहाँ पे सिमुलेटर पे लेके आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फेज़ है, इसमें हम ड्राइविंग सिखाते हैं सिमुलेटर के ऊपर। तो इसके बाद फिर हम ड्राइविंग प्रैक्टिकल के लिए लेके जाते हैं ग्राउंड में। मतलब मुझे तो इसको देख के लग रहा है कि सिमुलेटर पर करना मुश्किल है, वैसे करना ज़्यादा आसान है। नहीं, आप इसको बेशक खुद चला के देख लें, आप इसको चला के देख लें, आप ज़रा चलाएं। अभी फिर कंफर्टेबल विद ड्राइविंग तो आप इसको चलाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि। और इस ये ऑटो में है या उसको गियर वगैरह यूज़ करने पर? ऑटो पे है और इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। आपको डिफरेंट किस्म के सीन्स क्रिएट आगे कर दिए जाते हैं कि नॉर्मल ट्रैफिक है, रश है, धुंध है, क्लाउडी है, रेन है। फिर आखिर में ये सिमुलेटर एक रिपोर्ट जनरेट करता है कि आपने इतनी देर गाड़ी चलाई, आपने इतना फ्यूल यूज़ किया, आपने इतनी मिस्टेक्स की, और वो आखिर में एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि वेयर यू स्टैंड, हाउ गुड ड्राइवर यू आर। तो आप इसको खुद चला के देख लें। लेट्स सी क्या होता है। इसमें हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद ये होता है, ये हमारे न्यूली अपॉइंटेड प्रोबेशनर्स हैं। इनका काम होगा कल को रोड के ऊपर स्पीड चेकिंग करना, इन्फोर्समेंट करना। तो जहाँ हमारी इन्फोर्समेंट होती है उसका एक ऑब्जेक्ट ये है हमारा स्पीड चेकिंग करना। स्पीड चेकिंग का हमारा जो मकसद है वो ये होता है कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना, कीमती जान और माल का लोगों का लॉस होता है उसको कंट्रोल करना, ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करना, रोड डिसिप्लिन को कायम करना। तो उसके लिए हम लोग जो है ना बाकायदा स्पीड चेकिंग की यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं। 6 मंथ की ट्रेनिंग है। आफ्टर पासिंग द ट्रेनिंग ये लोग फिर फील्ड में जाके इसी तरह स्पीड चेकिंग करेंगे और रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करेंगे। तो जो हमारे पास जो सिस्टम है, जदीद तरीन सिस्टम है जो अभी मोटरवे पुलिस के पास आया है। आप जैसा कि जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर स्पीड चेकिंग 2 तरीक़ों से होती है। एक है सरप्राइज चेकिंग जो हम करते हैं, दूसरी हमारे ITS सिस्टम फिक्स कैमराज के ज़रिए से हम लोग स्पीड चेकिंग करते हैं। तो फिक्स कैमरास हमारे स्मार्ट मोटरवेज़ पे लग चुके हैं, वो भी जदीद तरीक़ों से स्पीड चेक कर रहे हैं और हम लोग बाकायदा मैनुअली तरीके से स्पीड चेक करते हैं। हमारा मकसद ये होता है रोड के ऊपर कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे कैमरास नहीं लगे हुए, क्या लोग ओवर स्पीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे, फिर हम लोग वहाँ पर ये कैमरे लगाते हैं और उनको हम लोग ओवर स्पीडिंग में टिकट देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ताकि रोड पर डिसिप्लिन कायम रहे और एक्सीडेंट्स को हम लोग कंट्रोल कर सकें और रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करवा सकें। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रेनिंग करते हैं और हमें कुछ सिखा पाते हैं या नहीं, या हम निकम्मे स्टूडेंट साबित होते हैं। ये हमारा स्पीड चेकिंग सिस्टम है जो इस वक्त लेटेस्ट तरीन सिस्टम है हमारे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी जो नया सिस्टम आता है स्पीड चेकिंग सिस्टम को, सबसे पहले मोटरवे पुलिस के पास आता है। ये TrueCam ZX सिस्टम है, इसकी कुल रेंज 1200 मीटर है और ये गाड़ी को 1200 मीटर से कैप्चर कर लेता है। फिर इसके बाद इसकी ऑटो रिकॉर्डिंग है, ऑटो कैलिब्रेशन है, ये सारा सिस्टम हमारा जो है। फिर हम अपने हाँ, इसमें ये होता है कि समटाइम फोग की वजह से विजिबिलिटी पे असर आया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी कम है। लेकिन हमारे जो ट्रेनीज़ हैं जब हमारे सिस्टम पे ये रोड पे काम करते हैं, दूसरे सिस्टम है वो बड़े ब्राइट सही तरीके से पिक्चर वाज़े होती है। जैसे हमने पीछे अभी ये गाड़ियाँ कैप्चर की हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ओवर स्पीड गाड़ियाँ आई हैं, तो इनको हम लोग इस तरीके से कैप्चर करते हैं और देन हम लोग ओवर स्पीड जो है वो आपकी लिमिट क्या है यहाँ पे? मोटरवे पे स्पीड लिमिट 120 की है। 10 किलोमीटर का हम इनको एरर मार्जिन देते हैं। 131 पे जैसे कोई गाड़ी आएगी ये ऑटोमेटिक तरीके से उसकी स्पीड ले लेगा और फिर हम लोग उसको फिर आगे वायरलेस करते हैं उस गाड़ी को। वो जो अभी आप कह रहे हैं कि 131 अराउंड आएगी, तो वो कहाँ पे फिगर आता है? वो जो फिगर आएगा जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अभी ये गाड़ियाँ कैप्चर की हैं। ये आप देखें, ये 131.6 एक गाड़ी हमने कैप्चर की अभी। 131.6 यहाँ पर स्पीड आई है, ये इसकी कुल रेंज होगी। तो जैसी वो गाड़ी आएगी हमारे पास, ये मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ, ये वाली गाड़ी है, तो इस तरह से वो स्पीड डिस्प्ले हो जाती है। अब आपने नोट किया कि ये गाड़ी जो है वो ओवर स्पीड कर रही थी, तो आप इसका जो चालान, ठीक है, ये नंबर आपने ऐसे नोट कर लिया, सही। ये गाड़ी है,
یہ اس کی سپیڈ آ گئی، یہ اس کی پکچر ہے، اس کی نمبر پلیٹ ہم نے کلیئر کر لیا ہے. ساتھ ہی ہم لوگ پھر آگے وائرلیس کرتے ہیں. اگلی موبائل کو ہم بتائیں گے کہ یہ گاڑی اوور سپیڈ ہے ہماری. اگر ایک موبائل نہیں روکتی دوسری روکے گی، دوسری تو تیسری روکے گی. اس کو جتنی دفعہ یہ نہیں رکے گا اتنی دفعہ اس کو فائن بھی پڑ جائے گا اس کا. جی یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس اسکرین پہ نمبر آ گیا. انہوں نے ٹریس کیا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ اوور سپیڈ کرتے ہوئے آ رہی تھی اور انہوں نے اس کو زوم کیا ہے جس پہ اس کا نمبر جو ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا. اور اب بقول ان کی جیسے آپ نے سنا کہ یہ اگلی چوکی اور پھر اس سے اگلی چوکی پہ اس کو موبائل کو ہم بتاتے جائیں. پٹرولنگ موبائل پہ بتائیں گے اور اگر یہ نہیں رکے گی تو ہر پوائنٹ پہ ان کو فائن جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور گا. آپ کے نالج میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ فیوچر کے اندر ہمارا جو سسٹم ہے یہ مزید انفورسمنٹ اس میں بڑھنے جا رہی ہے. ایسی گاڑیاں جو موٹر وے پہ نہیں رکتی، یہ چالان ٹکٹ ان کے گھر تک جائے گا. جہاں تک وہ جائیں گے یہ ٹکٹ ان کا فالو کرے گا، ان کو پے کرنا پڑے گا، دین ان کی جان چھوٹے گی. ادروائز وہ موٹر وے پہ دوبارہ ابھی آپ جو ہیں وہ یہ جو چالان دے رہے ہیں یہ ایٹ دی اسپاٹ دیں گے؟ ابھی آپ کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر پہ ابھی آن دی اسپاٹ یہ ٹکٹ پے ہوتا ہے. پھر ہمارا جو فیوچر میں ہمارا جو یہ آئی ٹی ایس سسٹم ہے اور یہ ایکسپینڈ کرے گا. اس میں یہ ہوگا کہ ایسی گاڑیاں جو روڈ پہ نہیں رکتی چلی جاتی ہیں تو ٹکٹ ان کے گھر تک جائے گا باقاعدہ. یعنی کہ ابھی اور ایڈوانسمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ہماری روڈ سیفٹی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم رولز کو فالو کریں، اپنی جان کو بھی محفوظ بنائیں اور دوسروں کی جان بھی اسی طرح سے محفوظ بنائی جا سکتی ہے. جہاں پہ گاڑیوں کے متعلق پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. ہم ان کو ڈیفینسو ڈرائیونگ ٹیکنیک سکھاتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک گاڑی ہے، یہ ہم ڈرائیو کر کے سکھائیں گے، بتائیں گے. آپ نے سیٹ بیلٹ لگا لی ہے، چلیں سیٹ بیلٹ کے بعد اس کو سٹارٹ کریں. اچھا، یہ سبھی گاڑیاں جو وہ آٹو ہیں، مینول نہیں ہیں؟ جی ہاں جی، ہم مینول پہ بھی سکھاتے ہیں اور آٹو پہ بھی گاڑی سکھاتے ہیں، دونوں پہ سکھاتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت میرا ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. لیٹس سی کہ یہاں پہ اس ٹریننگ کالج میں جہاں پہ اتنے ٹرینڈ لوگ ہیں تو ان کے سامنے ٹیسٹ دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے. ناظرین، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں صبح سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے لیے تو یہ تھرل اینڈ ایڈونچر ٹائپ کوئی جگہ ہے، لیکن یہ محض تھرل نہیں ہے. یہاں پر تربیت کی جاتی ہے جاں بازوں کی، جو یقیناً ہماری اور آپ کی روڈ سیفٹی کے لیے بہت اہم بھی ہے. یہ ذمہ داری کا کام ہے اور اس تمام امور کو، اس تمام کام کو یہ ادارہ بخوبی نبھا بھی رہا ہے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں. پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا اور فیڈ بیک دیجیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان نسرین بٹ اور ٹیم جی کا جہاں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.